Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वह रहेगा आपका पीजीआईसीएच का जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम के अंदर जो आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपको जो है पूछे गए हैं पीजीआई सी एच। ठीक है, तो पीजीआईसीएच का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम के अंदर आपको जो भी रिसेंट एमसीक्यूज आपको यहाँ पे पूछे गए थे क्वेश्चन के पेपर के अंदर और जो हमें एमसीक्यूज मिले हैं तो उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, और जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर जो है एमसीक्यूज वगैरह जो पेपर नहीं दे पाए थे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो इतनी नहीं होती जितनी नोट सेट वगैरह के अंदर होती है। तो जितने हमारे पास में एमसीक्यूज मिले हैं, ठीक है, उनसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। स्लाइटली आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि जो एग्जामिनर है, ठीक है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का है, बट एग्जामिनर जो है हमेशा एग्जामिनर की तरह ही सोचता है। तो ये सारे जो एमसीक्यूज है वो आपको फर्दर नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं जैसे फॉर एग्जांपल आरआरबी हो गया, नॉट सेट हो गया, तो इन सब के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो क्वेश्चन पूछा गया था, कंजेनिटल फ्रेजाइल बोन सिंड्रोम इज रिलेटेड टू। तो कंजेनिटल फ्रेजाइल बोन सिंड्रोम जो है वो किससे रिलेटेड है? तो देखो, कंप्लीट यहाँ पे पेपर तो जो है अपने पास में विद ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट जो है कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे जो बच्चों ने हमें भेजे हैं तो उनके बेसिस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो एग्ज़ाम के अंदर जो एमसीक्यूज पूछे रहते हैं तो वो आपके फर्दर एग्ज़ाम में, नेक्स्ट एग्जाम्स जो आपके हैं उनके लिए भी वो उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, पूछा गया आपसे क्या, कंजेनिटल फ्रेजाइल बोन सिंड्रोम इज रिलेटेड टू, किससे ये रिलेटेड होता है? तो देखो, आप सबने एक कंडीशन जरूर पढ़ी होगी कभी ना कभी। क्या कहते हैं इसको अपन, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, तो ये कंडीशन किससे रिलेटेड है? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा से रिलेटेड है। तो ये जो कंडीशन है जेनेटिक और हेरिटेबल डिजीज के कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं, जिसमें बोन फ्रैक्चर जो है वो इजीली आपको देखने को मिल सकता है। फिर मिनिमल इंजरी से भी क्या हो सकता है, बोन फ्रैक्चर हो सकता है। इसे हम एक और डिजीज के नाम से जानते हैं, क्या नाम है इसका? ब्रिटल बोन डिजीज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, देखो फीचर्स इसके अंदर क्या रहेंगे, तो ब्रॉड फोरहेड, नेक्स्ट डीपनेस जहाँ पे बच्चे में कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है टीथ जो डेवलपमेंट है वो कैसे होते हैं, पुअर टीथ डेवलपमेंट। बैरल शेप चेस्ट। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो बोन्स होती है उनमें कोलेजन का डिफिशियंसी आपको देखने को मिलता है स्पेशली, जिसकी वजह से वो प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब इजीली जो है उनमें फ्रैक्चर आपको देखने को मिल सकता है। और ये किससे रिलेटेड है, तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की कंडीशन इससे जो है रिलेशन में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो आपको एमसीक्यू पूछा गया था, हाई ब्लड प्रेशर दैट अकर्स विदाउट ए नॉन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब ऐसा क्या कहते हैं हम इस प्रकार के हाई ब्लड प्रेशर को, जिसके अंदर हमें कोई एक नॉन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन हमें नहीं देखने को मिलती है? क्या पूछा गया, देखो विदाउट ए नॉन मेडिकल विदाउट ए नॉन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, इस टाइप के ब्लड प्रेशर को हम क्या कहेंगे? तो देखिए, इस प्रकार की हाइपरटेंशन को हम क्या कहेंगे, एसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक है, एसेंशियल हाइपरटेंशन इसको हम यहाँ पे कहेंगे, जो क्रॉनिकली यहाँ पे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन यहाँ पे डेवलप आपको देखने को मिलता है। और इस हाइपरटेंशन की अगर हम एट द टाइम जब ये कंडीशन हो रही होती है तब इसका कोई मेडिकल कोज आप लोग को नहीं देखने को मिलता, बट इसका भी एक रिस्क फैक्टर जरूर अगर हम देखें तो वो आपको क्या देखने को मिल सकता है, वो होता है ASCVD। क्या होता है ASCVD? अगर आपको पूछ ले एग्जाम के अंदर इसका रिस्क फैक्टर बताओ, पहली बात तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको डेफिनेशन पूछी गई है, तो किसकी डेफिनेशन है, एसेंशियल हाइपरटेंशन की। बट अगर फिर भी एग्जामिनर एमसीक्यू के अंदर थोड़ा मॉडिफाई करके इसका रिस्क फैक्टर आपको दे रहे, तो कॉमन रिस्क फैक्टर क्या रहता है, ASCVD। ASCVD का क्या मतलब हो गया, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर
डिजीज, ये जो है इसके कॉज रहता है, ठीक है। बट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कहीं पे नहीं दिखाया, कहीं पे भी ये नहीं पूछा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर है दैट अगर विदाउट ए नॉन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। तो इसके भी अगर सिम्टम्स आएंगे तभी जो हम यहाँ पे इस हाइपरटेंशन की तरफ जाएंगे, बट इन जनरल आपको पूछे क्या आंसर रहेगा, एसेंशियल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यू। तो अच्छा, क्या होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन? तो ब्लड प्रेशर जो है वो परसिस्टेंटली क्या देखने को मिलता है पेशेंट में, इंक्रीज देखने को मिलता है। कोज यहाँ पे क्या रहता है, अननोन रहता है। अननोन कोज आपको देखने को मिलता है, बट अगर हम एक कोज की तरफ जाना भी चाहें तो फिर कोज क्या करेक्ट रहेगा, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब जब इसके सिम्टम्स आएंगे इस कंडीशन से तब हमें डायग्नोस हो जाएगा कि हाँ ये जो हाइपरटेंशन है उसका रीजन यही है, बट अभी तक हमें रीजन नहीं पता लगा है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, एसेंशियल हाइपरटेंशन। अब इसके अंदर हमें करना क्या होगा, तो देखो अवॉइड करना है आपको क्या, एएससीवीडी कंडीशन को अवॉइड करो, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है ऑटोमेटिकली ठीक यहाँ पे हो जाएगा। इसकी भी स्टेज होती है, प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन। आपको स्टेज अगर नॉर्थ साइड के अंदर पूछ लेते हैं स्टेज, तो स्टेज एक रहती है प्री हाइपरटेंशन की। इस स्टेज के अंदर सिस्टोलिक डायस्टोलिक कितना रहता है, 120/129 आपका रहता है सिस्टोलिक, एंड डायस्टोलिक कितना रहता है, लेस देन 80 आपका डायस्टोलिक यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टेज 2, यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, स्टेज 1 हो गया, ये हो गया प्री हाइपरटेंशन, ये स्टेज 1 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, 130/139 आपको सिस्टोलिक मिलेगा, एंड 82/89 आपको डायस्टोलिक मिलता है। एंड स्टेज 2 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर जो है मोर देन 140 एंड मोर देन 90 आपको जो है डायस्टोलिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू आपका, प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन्स। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या क्या हार्मोन्स यहाँ पे सीक्रेशंस होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो देखिए, दो मेजर हार्मोन जो है यहाँ से सीक्रेट होते हैं। एक तो है आपका क्या, टेस्टोस्टेरोन, एंड सेकंड जो है क्या, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, DHT, ठीक है। फिर ये दोनों अपने यहाँ पे क्या रहेंगे आंसर में, अगर आपके एग्जाम के अंदर ये दोनों थे तो वो अपना क्या था, करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट एमसीक्यू, एनारोबिक कल्चर मेथड के बारे में आपसे पूछा गया था कि कौन कौन से मेथड जो है एनारोबिक कल्चर मेथड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया के कल्चर हम किस प्रकार से, कौन कौन से मेथड से करवा सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता है एग्जैक्ट ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है नहीं, तो हम देख लेते हैं भाई कौन कौन से एनारोबिक कल्चर के मेथड है। तो एनारोबिक कल्चर मेथड स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एनारोबिक होते क्या हैं। तो देखो एनारोबिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं, सिंपली अगर हम बात करें तो ग्रो करते हैं कौन से कैसे एनवायरनमेंट में, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एनारोबायोसिस, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एनारोबायोसिस। नेक्स्ट देखिए, जो एनारोबिक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के दो यहाँ पे मेजरली हम यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं। फर्स्ट वन हम डिवीजन करते हैं किसमें, बेसिलाई के अंदर। सेकंड वन हम डिवीजन कर सकते हैं किसके अंदर, कोकई के अंदर। तो बेसिलाई के अंदर कौन कौन से यहाँ पे आपको बैक्टीरिया मिलते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है। दो टाइप के आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। ग्राम पॉजिटिव के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस, इसके अलावा टिटेनी, और भी बहुत सारे हैं, बट जहाँ से एग्जाम में एमसीक्यू बन सकते हैं अपन वही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एंड बोटुलिज्म, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा चुका है अब तक। नेगेटिव के अंदर हम बात कर रहे हैं तो स्यूडोबैक्टीरियम स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलती है आपको। और कोकई के अंदर अगेन यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ पॉजिटिव कोकई होती है, ग्राम पॉजिटिव होती है, कुछ ग्राम नेगेटिव कोकई आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे वेलोनिला, ठीक है, ग्राम नेगेटिव यहाँ पे कोकईज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब हम देखो यहाँ पे जस्ट हम कल्चर मेथड के बारे में लिखते हैं एक बार। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि
ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए होती है। तो देखो क्या क्या हम मेथड से करवा सकते हैं। तो एक तो होता है प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम क्रिएट करके, सेकंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन विथ अदर गैसेज, कि भाई अदर जो गैसेज अवेलेबल है उनमें से जो है ऑक्सीजन को डिस्प्लेसमेंट कर दो। नेक्स्ट जो है केमिकल मेथड, नेक्स्ट बायोलॉजिकल मेथड, एंड नेक्स्ट जो है रिडक्शन ऑफ मीडियम, कि मतलब जो अलग अलग टाइप के मीडियम्स होते हैं उनमें से ऑक्सीजन को हम यहाँ पे रिडक्शन करके इस एनारोबिक बैक्टीरिया का क्या करवा सकते हैं, कल्चर करवा सकते हैं। कौन कौन से कल्चर मीडिया का हम यूज में लेंगे, इसमें होता है जैसे क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस को करवाना है ग्रोथ यहाँ पे, किसमें करवाएंगे तो एनारोबिक ब्लड अगार में। इसके अलावा और कौन कौन से कल्चर होते हैं तो देखो एग योक आकार, स्पेशली एनारोबिक कल्चर मीडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है एस्कुलिन आकार। नेक्स्ट जो है रोबस्टन कुक्ड मीट अगार। नेक्स्ट फ्रक्टोज अगार। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अगार मीडियम है अपने पास में जिनसे हम एनारोबिक बैक्टीरिया का कल्चर करवा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, अब एग्जैक्ट अपने पास में हम जो ऑप्शंस क्वेश्चंस का टॉपिक तो अपने पास में है, बट ऑप्शंस जो है क्योंकि बहुत कम बच्चों ने एग्जाम दिया था। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना ब्रैडन स्केल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो ब्रैडन स्केल क्या क्या इंक्लूड करती है, क्या इंक्लूड नहीं करती है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की ओर से जो है 50 मॉडल टेस्ट पेपर जो नोसेट 8 एग्ज़ाम आपका यहाँ पे नियर बाई है, तो उसके लिए यहाँ पे बनाया गया है, जिसके अंदर यहाँ पे एक अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। 18 मिनट्स के अंदर आपको 20 एमसीक्यूज़ मिलेंगे, 5 सेक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, डिवाइडेड टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने टेस्ट पेपर है यहाँ पे 50 मॉडल टेस्ट पेपर है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स हमने यहाँ पे बनाया है। इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको तो आप जो है हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल एंड मैसेज कर सकते हैं। 24/7 आपको यहाँ पे जो है रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम में भी ये टेस्ट सीरीज अपनी जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज के अंदर से अपना अच्छा रिजल्ट निकला था। ठीक है, खूब सारे बच्चों ने इसका अच्छा फीडबैक हमें वापस बताया था कि हाँ सर आपकी टेस्ट सीरीज में से जो है डायरेक्ट एमसीक्यूज हमें देखने को मिले हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगेन जो है हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए। और साथ में ही जो है आरआरबी का 70 मॉडल टेस्ट पेपर जो है कंटिन्यू अपना चल रहा है। एज पर एग्ज़ाम पैटर्न है डेली, इसके अंदर जो है 2 यहाँ पे लाइव टेस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो बेस्ट क्वालिटी एमसीक्यूज़ के लिए जो है आरआरबी के स्पेशली जो आरआरबी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बाकी के जो 70+10+10+10 का जो पैटर्न है उसके बेसिस के ऊपर अपना ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू रन हो रहा है। इसके लिए भी आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं 9588 567774 पे 24/7 आपको यहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। आपकी सारी जो क्वेरीज है वो आपकी सोल्व कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ब्रेडन स्केल का यूज कहाँ पे आता है। तो फॉर स्क्रीन द क्लाइंट रिस्क ऑफ स्क्रीन ब्रेकडाउन, कि भाई हम क्या कर सकते हैं स्क्रीन ब्रेकडाउन के लिए क्लाइंट को हम क्या कर सकते हैं स्क्रीनिंग कर सकते हैं इस स्केल के मेथड से। आपको पूछेंगे कौन सा मेथड कौन सा जो है स्केल में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखो टोटल जो है यहाँ पे 6 हम यहाँ पे पैरामीटर्स को इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से पैरामीटर है, इनमें से जो एक था वो अलग था तो वो आपका एक्सेप्ट के अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए पैरामीटर जो होते हैं सेंसरी परसेप्शन, नेक्स्ट मॉइस्चर, नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट मोबिलिटी,
नेक्स्ट न्यूट्रिशन, नेक्स्ट फ्रिक्शन एंड शेयर। अब इन सब में से जो ऑप्शन अलग था वो आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा, एक्सेप्ट के अंदर वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। अब हम इसके अंदर कुछ स्कोर होते हैं, जैसे अगर स्कोर आपको मिलता है 90/23 आपको मिलता है, मतलब नॉट ए रिस्क, नॉट एट रिस्क, असल में किसी भी प्रकार का स्किन ब्रेकडाउन का यहाँ पे रिस्क नहीं है। ठीक है, तो प्रेशर अल्सर के लिए प्रिवेंशन के लिए हम ये स्केल का यूज में ले सकते हैं। इसके बाद में स्कोर आपको मिल जाए अगर 15 से 18, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस हम यहाँ पे करने होंगे। नेक्स्ट जो है क्या, 30/14, मतलब मॉडरेट रिस्क। नेक्स्ट जो है 10 to 12, हाई रिस्क में रह जाता है पेशेंट। एंड नेक्स्ट 6 to 9, मतलब वेरी हाई रिस्क है उसको स्किन ब्रेकडाउन होने के लिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, सुपीरियर ओब्लिक मसल ऑफ आई नर्व सप्लाई। ठीक है, सुपीरियर ओब्लिक मसल ऑफ आई की नर्व सप्लाई आपको पूछी गई है, किसके द्वारा होती है। तो देखिए, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा रहता है, तो देखो ये सबसे पहले तो कौन सी मसल के अंदर आपको देखने को मिलती है, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। ठीक है, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो सुपीरियर ओब्लिक मसल्स यहाँ पे जो है नर्व सप्लाई अगर हम देखें तो आंसर क्या रहेगा, ट्रोक्लियर नर्व, क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले इसी के सिमिलर कौन सी, लेटरल रेक्टस मसल के बारे में आपको पूछ ले तो यहाँ पे कौन सप्लाई करता है, तो एब्ड्यूसेंस। ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखना, बाकी की जो रिमेनिंग मसल्स रहती है उनमें कौन करता है, तो ओक्यूलोमोटर। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मीडियल, सुपीरियर और जो इन्फीरियर रेक्टाई एंड इन्फीरियर ओब्लिक मसल है, इन सबको कौन सप्लाई करता है, तो फिर ओक्यूलोमोटर नर्व यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, अंडर 5 क्लिनिक एक्सेप्ट, तो अंडर 5 जो क्लिनिक है आपका उनमें से जो कुछ ऑप्शंस थे आपके, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे एक्सेप्ट रहेगा। ठीक है, अब मतलब क्या है कि अंडर 5 क्लिनिक के जो रोल है, तो रोल आपको कुछ यहाँ पे नीचे बता दिए होंगे, फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, मतलब जो भी यहाँ पे उसमें से एक एक्सेप्ट करना, तो कौन सा उसके रोल में नहीं देखने को मिलेगा, क्या आंसर करेक्ट रहेगा। तो हम जो इंक्लूड है उनके बारे में देखते हैं, उनमें से जो ऑप्शन में वहाँ पे नहीं था वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मेजर कंपोनेंट की बात करें तो क्या क्या होते हैं, फर्स्ट वन केयर इन इलनेस, नेक्स्ट प्रिवेंटिव केयर, नेक्स्ट ग्रोथ मॉनिटरिंग, नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग, एंड फिफ्थ वन क्या है, हेल्थ एजुकेशन। तो इनके अलावा जो भी यहाँ पे ऑप्शन था वो आपका एक्सेप्ट के अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर में कौन रहता है इसके, तो सेंटर में कौन रहेगा, फैमिली प्लानिंग, और आउटर में कौन रहता है, तो हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, निमोनिया पैथोलॉजी प्रोग्रेस थ्रो 4 स्टेजेस। ठीक है, आपको पूछी गई थी निमोनिया की जो पैथोलॉजी है वो कौन कौन सी स्टेजेस में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है बेसिकली, तो उसकी 4 स्टेज होती है, तो कौन कौन सी स्टेज यहाँ पे करेक्ट रहेगी उसके बारे में पूछा गया था आपसे, इसी के सिमिलर कुछ एमसीक्यू था। तो देखिए, न्यूमोनिया के अंदर ये बेसिकली आपको जो कंडीशन देखने को मिलती है, जो स्टेजेस आपको देखने को मिलती है, कौन से टाइप के न्यूमोनिया में देखने को मिलती है, तो आंसर क्या रहेगा करेक्ट, अगर नॉट सेट में पूछ ले तो लोबार न्यूमोनिया। अब देखो इस न्यूमोनिया के अंदर क्या होती है, इन्फ्लामेशन होता है। इस इन्फ्लामेशन के अंदर कुछ स्टेजेस होती है, फर्स्ट वन जो स्टेज है वो क्या है, कंजेशन। ये कब कितने टाइम ड्यूरेशन की होती है, तो 25 आवर्स के जो है टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, इसके अंदर जो है आपको
जो हैवी रेड बैगी यहाँ पे आपको ब्लड आपको यहाँ पे एल्वेलाई के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेकंड जो स्टेज होती है आपकी वो है रेड हेपेटाइजेशन। ये कितने टाइम में देखने को मिलती है? 2 to 4 डेज के अंदर। थर्ड जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्रे हेपेटाइजेशन। ये हमें कब देखने को मिलती है? तो 5th to 9th डे पे। एंड फोर्थ वन जो है वो है क्या? रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस थी। अब हो सकता है कि आपको स्टेज पूछी गई हो कि भाई फोर्थ स्टेज कौन सी है, तो फोर्थ स्टेज कौन सी है? रिजोल्यूशन। थर्ड स्टेज कौन सी है? तो ग्रे हेपेटाइजेशन। सेकंड स्टेज कौन सी है? रेड हेपेटाइजेशन। फर्स्ट स्टेज कौन सी है? कंजेशन। तो अब एग्जैक्ट एमसीक्यूज हमें जिस प्रकार से मिला उस प्रकार से हम इसका आंसर कर रहे हैं। अगर आपको स्टेजेस के बारे में पूछा गया था तो स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज के बारे में पूछा, सेकंड थर्ड फोर्थ अगर ऐसे पूछा गया था तो भी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको सोल्व कर लिया है। और ये बेसिकली कौन से टाइप के न्यूमोनिया में रहता है? तो लोबार न्यूमोनिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट पूछा गया था पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है। तो देखिए 2 टाइप के जॉन्डिस आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन कौन सा? पैथोलॉजिकल। एंड सेकंड वन इज फिजियोलॉजिकल। तो देखिए पैथोलॉजिकल के बारे में पूछा गया था। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कैसा जॉन्डिस होता है? तो अब नॉर्मल रहता है ये। और ये फिजियोलॉजिकल जो है हम कंसिडर कर सकते हैं इसको नॉर्मली। ये को नॉर्मली कंसिडर तब करेंगे जब ये विद इन नॉर्मल लिमिट्स में रहेगा, और इसकी जो लिमिट है वो एक बार में बढ़ के फिर बाद में जो धीरे धीरे जो है डिग्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिमिट बढ़ ही रही है तो फिर वो भी अब नॉर्मल में कंसिडर हो जाएगा आगे जाके। चलिए, तो देखो फिजियोलॉजी पैथोलॉजिकल के अंदर हमें क्या डिस्कस करना है कि बर्थ से लेके फर्स्ट जो 24 आवर्स रहते हैं इसके अंदर पर्सन को क्या हो जाता है, अगर जॉन्डिस हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। और एक इसके कॉज क्या हो सकते हैं? तो हीमोलाइटिक डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज। अब इसका अगर एग्जांपल देखें तो या तो RH या फिर ABO। इनकम्पिटिबिलिटी यहाँ पे कॉमन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होने का यहाँ पे चांसेस रहता है। और ये जो जॉन्डिस है ये आफ्टर 24 आवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बच्चे के अंदर। तो इसका यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम बात करें तो इमेच्योर लीवर। इसके अलावा शॉर्टर RBC लाइफ स्पान। नेक्स्ट वैक्यूम एसोसिएटेड बर्थ। अपना यहाँ पे आंसर जो है क्या पूछा गया था? पैथोलॉजिकल। तो इसके सराउंडिंग अपना यहाँ पे आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू। और ये सब सारे जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस वगैरह हो गया, ठीक है, और जैसे अंडर 5 क्लिनिक्स वगैरह हो गए, ठीक है, और जैसे आगे वैक्सीनेशन वगैरह से एमसीक्यूज को पूछे गए थे, सब कुछ जो है अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर जो है हमारे सॉल्व करवाया हुआ था। ठीक है, ये कॉमन एमसीक्यूज है जो आपको हमारे क्रैश कोर्स के अंदर भी ये सब चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, तो बट हम देखें तो माइल्ड टू ईजी, माइल्ड टू मॉडरेट लेवल आपका ये पेपर था। ओके, ज़्यादा कुछ यहाँ पे हार्ड यहाँ पे एमसीक्यूज आपको नहीं देखने को मिले थे, और सारा अपने नोट्स के अंदर आपको ये सफिशिएंट। अगर आप नोट्स भी पढ़ के जाते हैं अपने तो आराम से इसका जो है सिलेक्शन आराम से आप इसके अंदर पा सकते थे। मैक्सिमम एंड मिनिमम ग्लासको कोमा स्केल से जो आपका जीसीएस है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना होता है? तो देखिए इसके अंदर से देखो ग्लासको कोमा जो आपका स्केल रहता है, ये जो आपका ब्रेन इंजरी वाले जो पेशेंट्स वगैरह रहते हैं उनमें ये देखने को मिलता है अपने को। तो इसके अंदर आपको पूछा गया है मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो देखो सबसे पहले तो इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? आई ओपनिंग को हम देखते हैं, वर्बल रेस्पॉन्स को हम देखते हैं, एंड मोटार रेस्पॉन्स को हम देखते हैं। आई ओपनिंग के अंदर आप कितने स्कोर लेके आते हो? 4। वर्बल के अंदर कितने स्कोर लेके आते हो? 5। एंड मोटार के अंदर कितने स्कोर लेके आते हो? टोटल 6 स्कोर हम देखते हैं। तो और मिनिमम आप इसके अंदर कितने स्कोर देखने को मिलता है? ठीक है, मिनिमम कितना मिलता है? 1। तो 1 इसमें मिल गया, 1 इसमें मिल गया, एंड 1 इसमें मिल गया। ठीक है, वो मिनिमम है। तो देखो मिनिमम तो कितना हो गया यहाँ पे? मिनिमम स्कोर इज 3 एंड मैक्सिमम स्कोर आपको कितना मिल गया? 15। ठीक है, तो ये अपना क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम के बारे में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू।
कुबलर रॉस मॉडल आउटलाइन 5 स्टेज ऑफ ग्रीफ। अब आपको पूछा गया है 5 जो ग्रीफ की स्टेज होती है उसके बारे में, अकॉर्डिंग टू कुबलर एंड रॉस ग्रीफ साइकिल के बारे में। तो देखो कौन कौन सी 5 साइकिल होती है। फर्स्ट साइकिल के बारे में बात करें तो DA, BDA, ये हम सबने पढ़ा हुआ है। तो देखो सबसे पहले क्या करता है पेशेंट, डिनाइल फेज में रहता है कि नहीं उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। सेकंड, फिर वो क्या करता है, एंग्री हो जाता है पर्सन। नेक्स्ट, बार्गेन करता है कि उसको जो है बचा लिया जाए, या फिर आगे से वो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, अब वो पर्सन किस में जाएगा, डिप्रेशन के अंदर, कि भाई सारी जो उसकी मदद वगैरह है वो कोई नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, तो डिप्रेस हो जाएगा। डिप्रेस होने के बाद में पर्सन को क्या रहेगा कि हाँ ठीक है अब जो भी है एक्सेप्टेंस है, इसी लाइफ के साथ में उसको आगे जीना होगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, कुबलर रोस जो ग्रीफ साइकिल है उसके बारे में यहाँ पे ये टोटल 5 स्टेजेस जो रहती है, DABDA डाबड़ा करके हम इसको मिनोमी का यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट MCQ। ट्रीटमेंट ऑफ ग्लू ईयर फॉर ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ ग्लू ईयर फॉर ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन का हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में आपसे पूछा गया था कि भाई यहाँ पे जो है क्या ट्रीटमेंट हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। तो देखो मैरिंगोटोमी कर सकते हैं। ठीक है, मैरिंगोटोमी हम यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, और ट्यूब इंसर्शन कर सकते हैं इफ्यूजन को रिमूव करने के लिए। और इसका जो है प्रोसेस क्या रहेगा, टेम्पानोस्टोमी। ठीक है, टेम्पोनेस्टोमी के थ्रू ट्यूब को हम क्या करेंगे, इंसिजन जो है इंसर्शन करेंगे। ये काफ़ी यहाँ पे इफेक्टिव और बेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर हम देख सकते हैं। और इसी के साथ ही हम क्या है, ग्लू ईयर है तो इस कंडीशन में जो है हम टेम्परेरी जो है पर्सन को हियरिंग एड्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेरी हियरिंग एड्स का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ, अटैच टू द मेलियस दिस मसल टेंस द ईयर ड्रम। ठीक है, तो मेलियस जो आपका हैमर शेप जो रहती है बोन, तो उससे एक मसल अटैच रहती है जो क्या करती है, ईयर ड्रम को टेंस रखने का काम करती है। तो कौन सी मसल होती है, क्या नाम है इसका। आंसर जो रहेगा यहाँ पे वो है टेंसर टेम्पनी मसल। ठीक है, क्या नाम रहेगा, टेंसर टेम्पनी मसल। अब नेक्स्ट अगर आपको इसकी जो है नर्व सप्लाई पूछ ले, तो नर्व सप्लाई में आपको क्या कंसिडर करना है, जो ट्राइजेमिनल ब्रांच की जो नर्व होती है, ठीक है, जो मैंडिबुलर ब्रांच, ठीक है, या फिर मैं मेजरली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व ब्रांचेस, वो उसको क्या करती है, नर्व सप्लाई यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट MCQ, when the brain and the eye don't work together correctly and the brain start to favor the stronger eye effectively ignoring the weaker eye। देखिए काफ़ी अच्छा MCQ है ये। तो जब ब्रेन और आई दोनों अपने इफेक्टिव तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं, फिर जो ब्रेन है वो फेवर करता है स्ट्रॉन्ग आई को, कि भाई जिधर स्ट्रॉन्ग आई जो रहती है वही जो ब्रेन ब्रेन के साथ में कोरिलेट बना पाती है, और साथ में जो वीक आई है उसे वो इग्नोर कर देता है ब्रेन आपका। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पूछा गया था आपसे। इस कंडीशन को हम कहते हैं लेजी आई, या फिर एम्ब्लियोपिया। ठीक है, एम्ब्लियोपिया भी इस कंडीशन को हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर आई साइट जो है वो वीक हो जाएगी। ठीक है, अबनॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट है एक तरीके से यहाँ पे, अबनॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट MCQ राइट आंसर क्या रहेगा, एम्ब्लियोपिया। नेक्स्ट जो है आपको पूछा गया था क्या, बीटा ब्लॉकर ड्रग के बारे में, कि कौन कौन सी जो ड्रग है वो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होती है।
तो देखो बीटा ब्लॉकर ड्रग, आपको ड्रग को अगर यहाँ पे रिमेंबर करना है तो हम यहाँ पे रिमेंबर एक तरीके से कर सकते हैं अपना नेमेनिक बना के। तो नेमेनिक क्या होता है, मैन बैब। तो देखो एम से क्या होगा, मेटोप्रोलोल। ए से क्या देखने को मिलेगा आपको, एटेनोलोन। एन से क्या देखने को मिलेगा, नेबिवोलोल। बी से क्या देखने को मिलेगा आपको, बिसोप्रोलोन। ए में क्या देखने को मिलेगा, एसिब्यूटोल। एंड अगेन बी में क्या देखने को मिलेगा, बिटाक्सोलोल। एंड ई में क्या देखने को मिलेगा, एस्मोलोल। ये सारी की सारी जो ड्रग्स हैं वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है, बीटा ब्लोकर ड्रग, ठीक है। और बीटा वन जो रिसेप्टर है कहाँ पे लोकेट होता है, हार्ट पे लोकेट होता है। एंड बीटा टू जो रिसेप्टर है वो कहाँ पे लोकेट होता है, लंग्स पे होता है। तो इनके अंदर भी बीटा वन ब्लोकर बीटा टू ब्लोकर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अपना यहाँ पे आंसर हो गया ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट एमसीक्यू, गैम्बूसिया फिश यूज इन मलेरिया। तो गैम्बूसिया फिश जो है मलेरिया के अंदर यूज में होती है। तो उसका मेन जो है यहाँ पे रीज़न क्या होता है, किस प्रकार से ये यूज करती है। तो देखो दो यहाँ पे रीज़न की वजह से हम गैम्बूसिया फिश को यूज़ करते हैं। एक जो रीज़न होता है वो होता है एनवायरमेंटल, एंड दूसरा जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल, ठीक है। तो जो लावा वगैरह रहेगा मलेरिया का, ये उसको क्या कर लेंगे, जो एनगल्फ कर लेंगे, ठीक है। गैम्बूसिया फिश जो है, और बायोलॉजिकल भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, क्लीनिंग वगैरह के अंदर भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे हेल्प करती है, ठीक है। फ्रेश वाटर वगैरह को बनाने के लिए भी आगे फर्दर हेल्प करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, जस्ट गैम्बूसिया फिश मलेरिया में क्यों यूज में आती है, तो उसके लिए आपको बस पूछा गया था। तो नेक्स्ट ये दोनों एमसीक्यू आपको पूछे गए थे कि जो एचडीएल का जो नॉर्मल लेवल है फीमेल में और मेल में कितना होता है। फिर आपको नॉर्मल लेवल पूछा था एचडीएल का, ये नॉर्मल एचडीएल का लेवल कितना रहना चाहिए। तो देखो अगर हम कहें हेल्दी रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अगर अपन कॉमन देखें तो लेस देन 60 mg पर डीएल जो है रिक्वायरमेंट रहती है। किसमें ये लिमिट किसकी है, डिजायरेबल है मेल एंड फीमेल के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें कि रिस्क कब है, तो रिस्क थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो मेल के अंदर रिस्क अगर आपको देखने को मिले एचडीएल की स्पेशली लेस देन 40 mg पर डीएल, तो फिर वो जो है रिस्क में आपको देखने को मिलेगा। और वुमन के अंदर अगर हम बात करें लेस देन 50 mg पर डीएल, तो फिर ये फर्दर फिर वो रिस्क कॉज करता है आपका। तो मेल में रिस्क क्या रहेगा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का, अगर रिस्क की अगर हम बात करें तो 40 to 59 मेल में है, एंड 50 to 59 जो है वो रहेगी फीमेल के अंदर रिस्क, अगर एचडीएल का लेवल अगर आपको ये देखने को मिलेगा। तो हेल्दी की अगर हम बात करें तो लेस देन 60 mg पर डीएल अगर है एचडीएल, ठीक है, या फिर इक्वल टू 60 mg पर डीएल है, तो वो हम यहाँ पे इक्वल हम कंसिडर करेंगे, हेल्दी कंसिडर करेंगे, ठीक है। नॉर्मल अगर हम बात करें कितना होता है, तो 60 mg पर डीएल तक आपका जो है नॉर्मल लेवल रह सकता है, या फिर इससे थोड़ा हाई भी है तो ये जो है हाई भी है यहाँ पे कवर रहेगा, ठीक है। मतलब 60 mg पर डीएल, यहाँ पे सीधा सा आंसर करना है आपको, 60 mg पर डीएल इज द बेस्ट आंसर एट द लेवल ऑफ 60 mg। इसके बाद में अगर हम और ज़्यादा हाई लेवल की बात करें, देखो दो कैटेगरी पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। रिस्क का तो मैंने आपको बता दिया कि भाई रिस्क किस में है, और डेंजरस लेवल कितना होता है। अगर हम डेंजरस लेवल की बात करते हैं तो मेल में डेंजरस लेवल कितना देखने को मिलेगा, अगर ये बिलो 40 है तो मेल में डेंजरस लेवल है, बिलो 50 है तो ये फीमेल के अंदर डेंजरस लेवल है। और ये रिस्क फैक्टर कितने पे है, 40/59 मेल में, एंड 50 to 95 फीमेल में रिस्क फैक्टर है। अगर डेंजरस की बात करें तो ये जहाँ पे लिखा जो डेंजरस कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम सीक्यू, फिगर ऑफ 8 एक्सरे फाइंडिंग हार्ट डिजीज सीन इन, ठीक है। तो फिगर ऑफ 8 एक्सरे फाइंडिंग आपको जो है कौन सी हार्ट डिजीज के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो एक्सरे फाइंडिंग है इसे हम और किस नाम से जानते हैं, स्नोमैन, या फिर फिगर ऑफ 8 एक्सरे फाइंडिंग कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलेगा आपको, तो TAPVR की कंडीशन में क्या होता है। तो देखो टोटल
एनोमलस पल्मोनरी वेनस। रिटर्न के अंदर आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको जो है स्नोमैन या फिर फिगर ऑफ 8 एक्सरे फाइंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसी के सिमिलर एक कंडीशन और होती है जिसे अपन बोलते हैं क्या, बॉक्स शेप्ड हार्ट इन एक्सरे। तो एक्सरे के अंदर अगर बॉक्स शेप्ड हार्ट आपको मिल रहा है तो क्या कंडीशन होगी, एब्स्टिन एनोमली। क्या रहेगा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विल्सन डक्ट अदर नेम ऑफ, ठीक है, विल्सन डक्ट जो है किसका दूसरा नाम है। क्या आंसर रहेगा, पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट को हम यहाँ पे और किस नाम से जानते हैं, तो डक्ट ऑफ विल्सन के नाम भी जाना जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, जो कि एक यहाँ पे जर्मन एनाटोमिस्ट थे, उनके नाम पे ये डक्ट का नाम दिया गया था, डक्ट ऑफ विल्सन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रूट क्या है, तो इसको जो हम कौन से रूट से लगाते हैं, आईएम रूट से लगाते हैं, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगा सकते हैं। ठीक है, बेस्ट क्या रहेगा, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्राइटेरिया यूज फॉर द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज में लिया जाता है डायग्नोस करने के लिए, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, NADAS क्राइटेरिया। ठीक है, नाडास क्राइटेरिया किसके लिए, फॉर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के लिए। इसमें दो यहाँ पे रहते हैं ऑप्शंस, मेजर और माइनर। ठीक है, दोनों कंडीशंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके लिए है ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्राइटेरिया है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन बने रहने के लिए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल ज़रूर हो चुका है, ठीक है, कुछ परिस्थितियों की वजह से। बट आप सब लोगों को क्या करना है कि एग्ज़ाम जो जिन्होंने दिया है स्पेशली उनके लिए है कि एग्ज़ाम तो जो अपना कैंसिल हो गया है, बट एग्ज़ाम आपने दिया है तो ये आपके लिए हमेशा एक हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स भी हैं, उनमें भी आपने जो है फॉर्म्स वगैरह भर रखे हैं, तो आपकी जो इस एग्ज़ाम के लिए जो आपने मेहनत कर रखी है वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। वो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर आपको ज़रूर आपकी जो मेहनत है वो आपको पे बैक होगी। ठीक है, इसके लिए हमें जो है किसी प्रकार का यहाँ पे सैड नहीं होना है। डे टू डे हमें एक्टिविटीज़ आगे अपनी परफॉर्म करनी है, मैक्स टू मैक्स एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आगे अपन फॉरवर्ड होना है, ज़्यादा नहीं सोचना है कि हाँ एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हुआ, क्या हुआ। ठीक है, जस्ट हमें आगे बढ़ते रहना है कि अपना गोल जो है और इससे बेहतर होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।